व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नॉवल द मीडियम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसे लिखा है नूर राजपूत ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिसर दानिश अच्छी तरह जानता था कि यह मैसेज उसे किसने किया था। बिना सोचे समझे उसने गाड़ी का रुख सिटी वॉल की तरफ कर दिया था। 11:20 हो चुके थे, यानी उसके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने मिस वंडर पर अंधा यकीन किया था। अब उसका नतीजा जाने क्या निकलने वाला था। भगवान मुझे बचा लो, वो लौट आई है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो कोई चुड़ैल है। रामनाथ कुछ किचन से मलिका छोटे से कमरे में अपने भगवान से दुआएं मांग रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मुझे बड़े मालिक तक ये खबर पहुंचानी चाहिए। हाँ, मैं सुबह ही उन्हें फ़ोन करता हूँ। वो हल्का सा बड़बड़ाया और फिर से अपनी पोजीशन में मसरूफ़ हो गया था। ऑफिसर दानिश जब सिटी वॉल पहुंचा तो 11:30 होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। वह तेज़ कदमें उठाता पिज़्ज़ा हट के अंदर दाखिल हुआ। अचानक उसकी नज़र एक कोने में टेबल पर बैठे मिस वंडर पर पड़ी। उससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, मिस वंडर ने उसे आँख से दाईं तरफ इशारा किया। वो वहाँ से आएगा और बाएं तरफ जो आखिरी टेबल पर लड़की बैठी है उसके पास जाएगा, और मर्डर भी उसी लड़की का होगा। मोबाइल पर बीप की आवाज़ से ऑफिसर दानिश ने मैसेज चेक किया। मैसेज पढ़ने के बाद उसने इस बात में सर हिलाया और चौकन्ना हो गया। तभी उसकी दाईं तरफ से एक लड़का नमूदार हुआ। लंबे बालों वाला, इंतहाई लोफराना हुलिये था उसका। वो सिगरेट सुलगाता उसके पास से गुजर कर बाईं तरफ चला गया। जैसे ही वो लड़की के पास जाकर बैठा, उससे 2 टेबल छोड़कर ऑफिसर दानिश बैठ गया, लेकिन इस पर मुकम्मल नज़र रखे हुए था। पहुंच गए हो तुम लोग? उसने फ़ोन पर किसी से पूछा। यस सर। वो 2 लफ्ज़ी जवाब सुनने के बाद उसने फ़ोन बंद किया। मिस वंडर हैरानी से उसे देख रही थी। बजाय उस लड़के को पकड़ने के वो आराम से बैठा था। 2 मिनट बाद वो लड़की मुस्कुराकर कुछ कहती वहाँ से उठी और एक तरफ चली गई। लड़की के जाने के बाद उस लड़के ने बहुत ही होशियारी से मेज़ पर रखी दोनों ग्लास बदले और फिर सीटी बजाता कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। 5 मिनट बाद लड़की वापस आई थी। वो अब उसके सामने बैठी थी। मिस वंडर का दिल डर रहा था। उसे लग रहा था अभी कुछ बुरा होगा। ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? वो झुंझलाई। जैसे ही लड़की ने ग्लास उठाया, दानिश अपनी कुर्सी से उठा और लड़की की तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई चेक योर ड्रिंक? दानिश ने लड़की के हाथ से ग्लास लेते हुए पूछा। हु द हेल आर यू? लड़के का रंग एकदम फीका पड़ा और वो गुस्से से चिल्लाया। मेजर। दानिश ने बिना कुछ कहे अपना आईडी कार्ड निकाल कर दोनों के सामने किया। लड़की तो हैरान सी कभी ग्लास, कभी मेजर और कभी अपने बॉयफ्रेंड को देख रही थी। अलबत्ता कार्ड देखकर लड़के के चेहरे पर पेशानी पसीना चमका। उसने एक ज़ोरदार धक्का दानिश को दिया और बाहर की तरफ भागा। ऑफिसर दानिश का दिमाग एक पल में ही खिसका। उसने हाथ में पकड़ा गिलास एक ख़ास निशाने से भागते हुए लड़के के पाँव पर दे मारा, जिससे वो लड़का लड़खड़ा कर नीचे गिर गया था। इसके साथ ही वो दाएं और कुछ ऑफिसर नज़र आए दाखिल हुए।
पिज़्ज़ा हट में एक हलचल सी मच गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर इस लड़के को पकड़ा और दाऊद ने झुककर वो गिलास उठाया। जबकि मिस वंडर हैरत से ऑफिसर दानिश को देख रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गुस्से वाला था। वो मज़ीद वहाँ रहना नहीं चाहती थी और चूँकि उसे दरवाज़े की तरफ बढ़ी। मिस गिलानी, आप किधर जा रही हैं? ऑफिसर दानिश की आवाज़ पर गूंजी। वो एकदम रुकी। ऑफिसर इस लड़के को लेकर जा चुके थे, जबकि लड़की अभी तक हैरान थी, जैसे दाऊद सारी बात समझ रहा था। मैं घर जा रही हूँ, वो हल्का सा बड़बड़ाई। अभी नहीं जा सकती आप, कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे, वो इंतहाई संजीदा लहजे में कह रहा था। लेकिन रात काफ़ी हो गई है, मेरा घर जाना ज़रूरी है। मेरी आखिरी बस 12 बजे आती है। अगर वो निकल गई तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में डोंट वरी, वो इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में कह रहा था। पुलिस कस्टडी क्यों? मैंने क्या किया? वो हैरान हो गई। दाऊद इस लड़की को लेकर जा चुका था, जबकि दानिश इस हट के ऑनर से बात कर रहा था। जबकि वो परेशान सी वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों रोका गया। 10 मिनट बाद वो उसकी तरफ आया। चलिए। लहजा काफ़ी धीमा था। वो बिना कुछ कहे उठी और उसके पीछे चलने लगी। आप कुछ बताना पसंद करेंगी मिस, कि आपको इस बात की कैसे खबर हुई? वो दोनों मिस वंडर के घर की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में हल्की खामोशी को दानिश ने खुद ही तोड़ा। क्या बताऊं आपको? वो अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी, लेकिन रात के इस वक्त उसे इस शख्स का साथ बहुत अजीब लग रहा था। सब कुछ। 2 लफ्ज़ी जवाब आया। मैंने देखा था सब, वो बेमुश्किल बता पाई। कैसे? और मिस वंडर को लगा रहा था कि सब कुछ बताए बिना अब कोई चारा नहीं। वो लड़की मेरी क्लास फेलो है। शाम उसने मुझसे मेरा फ़ोन लिया था। शायद उसे कोई अर्जेंट कॉल करनी थी। उसके फ़ोन वापस करने के बाद जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को छुआ, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और मैंने खुद को इन दोनों के सामने पाया, जिसमें वो लड़का ड्रिंक पीती है और फिर। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे महसूस होता है? दानिश ने उसकी बात काटी। नहीं जानती, मिस वंडर ने सर्द से लहजे में जवाब दिया। और इस सवाल का जवाब कब मिलेगा कि आप अपने हाथ हमेशा अंदर क्यों रखती हैं? वो पूरी तवज्जो से गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछने लगा। क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरे हाथ जैसे ही किसी चीज़ को छूते हैं, ये महसूस करने लग जाते हैं। चीज़ें खुद बवजूद सामने आने लग जाते हैं। कभी कोई ताकत मुझे खींचकर माजी में ले जाती है, तो कभी मैं अपने आप को मुस्तकबिल में पाती हूँ। ये सब मेरी मर्ज़ी से नहीं होता। मेरा कोई अमल दखल नहीं है। कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ महसूस नहीं कर पाती। वो बिना रुके कहती चली गई। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। आपका घर आ गया मिस वंडर। मिस वंडर ने एक नज़र बाहर देखा और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। शुक्रिया, एक मखसूस जान बचाने में मदद करने का। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। मिस वंडर को वो शख्स पागल लगा जो एक पल में तोला और एक पल में माशा हो जाता था। वो कोई जवाब दिए बिना अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। इसकी इतनी लंबी बात पर इस शख्स ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। अजीब पागल शख्स है, वो बड़बड़ाई। उसके अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो गाड़ी का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ चुका था। ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? इसके साथ ये अजीब
سا مسئلہ کیوں ہے؟ مجھے یہ سب بہت جلدی جاننا ہے، وہ سوچ رہا تھا، اور بہت جلد وہ اپنی سوچ پر عمل کرنے والا تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، مجھے محبت تو کیا وہ مجھ پر اعتبار بھی نہیں کرتی۔ جب تک وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی تب تک میں اپنا کام شروع نہیں کر سکتا۔ میری جیت اکیلے لازمی ہے وہ لڑکی مجھ پر اندھا اعتبار کرے۔ میں دن کہوں وہ دن کہے، میں رات کہوں تو اس کے لیے رات ہو۔ اس نے تو ایک گھڑی تک نہیں پہنی، کیسے کر پاؤں گا میں اپنا کام مکمل؟ نہیں، ہرگز نہیں، اسے مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرنے گی تو میں اسے مجبور کر دوں گا وہ صرف مجھ پر یقین کرے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت وہ کسی اور کی گرفت میں تھا، کسی کے اصرار میں۔ اٹھ جاؤ سالیہا، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ کب تک سوؤ گی؟ المیرا نے سویٹر پہنتے ہوئے سالیہا سے کہا۔ سونے دو نا، ابھی نہیں اٹھانا، ویسے بھی رات کو اتنی لیٹ سے سوئے تھے۔ وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے پھر مرو، جب زینیا آپی کی ڈانٹ پڑے گی تب بھی اٹھو گی نا؟ المیرا نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی ایک عجیب سی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ کچھ سوچ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اچانک اس کی نظر اس باغ پر پڑی۔ اسے کوئی باغ کے اندر داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو گٹار کو اپنے کندھے پر رکھے باغ میں داخل ہوا۔ ریان، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بجائے پورا میں تھا۔ وہ حیران ہوئی اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے دروازے کی طرف بڑھی۔ اب اس کا رخ اس باغ کی طرف تھا۔ باغ کے سامنے پہنچ کر وہ ایک دم رکی۔ گہرے کالے بالوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ غور سے اس باغ کو دیکھ رہی تھی جس کے چاروں طرف ایک باڑ تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اندر جانے سے پہلے پوچھا، لیکن اس جنگل نما باغ سے اٹھتا دھواں اسے اندر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بالآخر وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر اندھیرا زدہ تھا۔ ریان، کیا یہ تم ہو؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ اچانک پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز اس کی سانسیں بند کر گئی تھی۔ ریان، وہ پھر چلائی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کیا وہ میرا وہم تھا؟ لیکن وہ ریان ہی تھا، وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ خود بہت پریشان تھی۔ ریان، دیکھو یہ بہت بدمذاق ہے، اگر یہ تم ہو میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہوئی۔ اس کے بالکل سامنے کچھ گرا تھا اوپر سے۔ میرا نے غور کیا تو وہ سر تھا، ایک کٹا ہوا سر، ایک انسان کا سر جس سے خون نکل رہا تھا۔ پورا باغ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بنا پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی۔ خوف نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ ریان، دیکھو یہ بہت برا مذاق ہے، اگر یہ تم ہو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہوئی۔ بالکل سامنے کچھ گرا تھا اوپر سے۔ میرا نے غور کیا تو سر تھا، ایک کٹا ہوا سر، ایک انسان کا سر جس سے خون نکل رہا تھا۔ پورا باغ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بنا پیچھے دیکھے بھاگ رہی تھی۔ خوف سے اسے مشتعل کر دیے تھے۔ المیرا کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے بے تحاشا ہنس رہا ہو، کوئی قہقہے لگا رہا ہو۔
वो भागते हुए महल तक पहुंची और एक झटके से दरवाज़ा खोला। अरे अलमीरा बीबी, क्या हुआ आपको? रामनाथ ने उसे यूं भागते देखा तो पूछा। पूरा लाउंज उसकी चीखों से गूंज उठा था। अलमीरा कहाँ है सालिया? पता नहीं जीनी आपी, मुझे उठाने के बाद वो सालिया की बात बीच में ही रह गई थी। अलमीरा की चीखों ने सब की तवज्जो अपनी तरफ मुंतकिल करवाई थी। बड़े से डाइनिंग हॉल में जीनिया, सालिया और जेके प्रोडक्शन की पूरी टीम मौजूद थी, सिवाय अलमीरा के। ये तो मीरा की आवाज़ है। जीनिया आपी परेशान हुई। वो एक झटके से उठी और लाउंज की तरफ बढ़ी, जहां कारपेट पर अलमीरा अपने दोनों हाथ कानों पर रखे, आंखों बंद किए ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मीरा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? वो सब उसकी तरफ बढ़े, लेकिन मीरा किसी की सुन नहीं रही थी। अलमीरा, होश करो, क्या हो गया है तुम्हें? जीनिया आपी ने उसे कंधों से पकड़ कर झटका दिया। रामनाथ के तो सांसें सोखड़े पड़े थे। वो राम राम बड़बड़ा रहा था। अलमीरा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। मीरा को हैरानी से अपनी जानिब देखते पाकर वो जीनिया आपी ने दोबारा पूछा। वो वहाँ बाग में, वहाँ बालो, क्या हुआ बाग में? वो वहाँ रियान। अलमीरा इतना कहकर जीनिया आपी से लिपट गई थी। वो शदीद डरी हुई थी। क्या हुआ रियान को? वो आपी, वो रियान का। मीरा बिना बताए नहीं पा रही थी। अब वो हिचकियों से रो रही थी। पानी पिलाओ मीरा। साले ने पानी का गिलास उसके सामने किया, जैसे वो एक ही सांस में पी गई थी। वहाँ मौजूद सब लोग उसे ही देख रहे थे। पानी पीने के बाद मीरा के थोड़े हवास बहाल हुए थे। क्या फिर कोई बुरा सपना देखा? सालिया ने पूछा। सालिया, बुरा सपना कमरे में देखा जाता है, बाग में नहीं। जीनिया ने सालिया को टोका। वो सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। सब ठीक है, आप लोग नाश्ता करें, मैं पूछ लूँगी मीरा से। जीनिया आपी के कहने पर जेके पूरी टीम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई थी। अब बताओ, क्या देखा तुमने बाग में? और तुम इतनी सुबह सुबह वहाँ क्या लेने गई थी? आपी, मैंने रियान को देखा वहाँ बाग में, मैं उसके पीछे गई थी। व्हाट? रियान और लंदन में? सालिया हैरान हुई। हाँ, जब मैं बाग के अंदर गई तो वहाँ ऊपर से एक बार फिर मीरा के चेहरे पर खौफ फैल गया। अलमीरा, रियान लंदन में नहीं है, वो पाकिस्तान जा चुका है। अब वो जयपुर में भी नहीं है। जीनिया आपी ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा। लेकिन मैंने उसे खुद अंदर जाते देखा। वो खड़ा होकर, सर, वो रियान का था, वो खून, वो मीरा, मेरी जान निकल आओ इस खौफ के असर से। सब ठीक है, अभी मेरी रियान से बात हुई थी, वो रात की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा चुका है, सब ठीक है। जीनिया आपी ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थामते हुए प्यार से कहा। अलमीरा की आंख में नमी चमकी। सब ठीक है। जीनिया आपी के कहने पर अमीरा ने इस बात में सर हिलाया। वो खामोश हो गई थी। वैसे भी वो किसी को अपनी बात नहीं समझा सकती थी। सालिया की नज़र अलमीरा की कलाई में बंधी उसकी नाजुक घड़ी पर पड़ी, जो उसे रियान ने दी थी। जब जब तुम वक्त देखोगी तुम्हें रियान याद आएगा, और सिर्फ रियान ही याद आएगा। रियान का वादा है। महल में रियान के जुमले जैसे गूंज रहे थे। यस माय सन। वो उधर ही पढ़ता था। 18 साल तक वो उसी स्कूल में रहता था। रहा नहीं रही थी मिस मार्था। दानिश ने अपने सामने बैठी मार्था की तफ्तीश की।
यस यस सेम, वो मुस्कुराई। क्या आप मुझे बताएंगी वो कैसी थी अपनी स्कूल लाइफ में? उसका रवैया बाकियों से कैसा था? वो सबसे अलग थी, सब जैसी नहीं थी। वो चुप चुप रहती थी। को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। कहते कहते मिस मार्था अपनी जॉन में वापस लौट गई थी। नहीं जानता उसको इधर कौन लाया था, पर वो बहुत अच्छा चाइल्ड था। मिस मार्था, क्या आप मुझे बताएंगी कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी? ऑफिसर दानिश ने अपने गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल किया। वो इस वक्त एक बोर्डिंग स्कूल में था, वो स्कूल जहां मिस वंडर ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे थे। वो जो पूछना चाहता था वो मिस मार्था उसे नहीं बता रही थी। प्रॉब्लम नहीं था उसके साथ, उसके पास तो मिजाबिक था, मैजिक। मिस मार्था की आंखें चमकी। कैसा मैजिक? वो मतवज्जा हुआ। एक बार उसने को कहा कि मार्था, आप रात को बाहर मत जाना, आपको चोट लगेगा। फिर ने पहले उसका यकीन नहीं किया, लेकिन फिर को काम था तो नहीं गया। फिर वो बेचैन हुआ था। फिर को सुबह पता चला कि जिस गाड़ी में ने जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया था रात को। मिस हेलन, वो गया था इस गाड़ी में। उनको सर पर बहुत चोट आया था। मतलब वो बेचैन से ही कुछ बचपन से ही कुछ अनोखा करती थी अपने पास। लेकिन वो मैजिक, वो पावर, वो चीज़ उसे मिली कहाँ से? वो सोच रहा था। बहुत हैरान हुआ। ओके, थैंक्स मिस मार्था, फिर मुलाकात होगी। वो उसकी बात काटते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या वो तुमको मिला? काफ़ी अरसे से ने उसको नहीं देखा। वो किधर इधर नहीं आया? मिस मार्था की बात पर सुनकर वो रुका। वो उसे क्या बताता कि वो अब हर रोज़ उसी से तो सामना होता था उसका। वो उसके सामने होकर भी उसको जान नहीं पा रहा था। अगर वो तुमको मिले तो उसे कहना मार्था तुमको बहुत याद करता है। ओके, वो पलट कर मुस्कुराया और फिर चला गया। अभी उसे बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ। मुनाजिर, कहाँ जा रहे हो? वो एकदम उसके सामने आई। मुनाजिर के चेहरे पर बेजारी उभरी। बताओ ना, तुम्हारा मैच है क्या? उसे जब चुप देखकर मीरा ने एक बार फिर पूछा। तुम मुझ पर इतनी नज़र क्यों रखती हो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं? वो बोला तो उसका लहजा सख्त था। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी खबर रखना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हरगिज़ नहीं पसंद कि कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी में दखलंदाजी करे। वो चला उठा था। मीरा डर कर पीछे हुई। वो जालिम तो था ही, लेकिन मीरा के लिए तो वो एक बेस्ट बन जाता था। मैं तो उसे ही पूछा। फॉर गॉड से मीरा, बी मैच्योर, तुम अब बच्ची नहीं रही, 18 साल की हो गई हो। बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। अब वो इंतहाई सर्द लहजे में कहता चला गया था और वो नम आंखें लिए खड़ी रह गई थी। अलमीरा आवाज़ पर वो चौंक कर माजी से ख्यालों से बाहर निकली। वो 5 साल पीछे चली गई थी और अक्सर वो हाल से माजी में पहुंच जाती थी। वो माजी जिसमें मुनाजिर था, वो जालिम शख्स। जी आपी। वो खिड़की के से हट कर बेड की तरफ आई जहां जहनिया आपी बैठी थी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। आप कब आई? जब तुम ख्यालों में गुम थी, बस तभी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं आपी, बस ऐसे ही। आप सुनाएं, ऑफिस नहीं गई आप? हाँ, जाना था आज मैंने, लेकिन फिर सोचा जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब चलेंगे। आप ही, मैं ठीक हूँ, मेरा एहतजाज चिल्लाई। मैं जानती हूँ मीरा, तुम ठीक हो और मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर निकलो।
इंग्लैंड आई हो तो घूमो फिरो और फिर स्टडी स्टार्ट करो। तुम वहाँ इस महल में कैद होने नहीं आई हो। जी, वो बस इतना ही कह पाई। अच्छा, जल्दी से तुम्हारा तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हें ये कहने आई थी। नहीं आपी, आज नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक, जाओ बोरिंग लड़की, उठ जाओ। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। आज तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेकर जाऊंगी। फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। जीनी आपी ने कहते हुए उसके कबर्ड से एक ड्रेस निकाली और बेड पर रखा। सिर्फ 10 मिनट, वो उसे याद दिलाती बाहर निकल गई थी, जबकि मीरा एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। दरवाजे पर होती मुसलसल बेल ने उसे किचन से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उफ, कौन है इस वक्त? मिस वंडर ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मैं पूरा मैम, योर पार्सल। दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ में एक पार्सल था। यही, मुझे किसी ने पार्सल भेजा। वो हैरान हुई। साइन प्लीज़। लड़के ने चिट आगे बढ़ाई तो उसने साइन करने के बाद पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद किया। पार्सल पर भेजे वाले का नाम नहीं लिखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत उभरी। फ्रंट फोल्ड किए बालों में से कुछ लटें निकलकर उसकी आंखों और चेहरे को छू रही थी। सोफे पर बैठने के बाद उसने इस पार्सल को खोला। अंदर से बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ रंग के 10 जोड़े निकले दस्तानों के निकले थे। एक कार्ड फिसल कर उसकी झोली में जा गिरा। मिस वंडर ने हैरत से इस कार्ड को उठाया। हाथों को जेबों के अंदर रखने की मजबूरी को दूर करें। मुझे उम्मीद है ये आपके बहुत काम आएगा। 2 लाइनों में लिखे गए जुमले उसे सब समझा गए थे। ये पार्सल उसे उस शख्स ने भेजा था जिसे उसने 2 दिन पहले अपनी मजबूरी बताई थी। कमाल है, उसे कभी ख्याल ही नहीं आया कि वो अपने हाथों को हर वक्त कोट की जेब में रखने की बजाय इन पर ग्लव्स भी पहन सकती है। लेकिन वो शख्स उसकी मजबूरी समझ भी गया था और उसका हल भी निकाल लाया था। वो हल्का सा मुस्कुराई। मगर वो ये सब क्यों कर रहा है? उसकी मुस्कुराहट सिमटी। फिर कुछ सोचने के बाद मिस वंडर ने इन ग्लव्स को वापस इस बॉक्स में डाले और उसे अलमारी में रख दिया। अब इस पार्सल को वो इस शख्स को वापस भेजने वाली थी। अलमीरा सालिया और जीनी आपी के साथ सुबह से बाहर निकली हुई थी। जीनी आपी ने उन्हें खूब सैर करवाई थी। इस वक्त वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। उफ आपी, थका दिया आपने तो। मीरा ने चाय का कप लबों से लगाते हुए कहा। लो जी, एक तो लंदन घुमाया और फिर उससे मुझे इल्ज़ाम भी। जीनी आपी सदमे से दो चार हुई। अरे आपी, उसे छोड़िए। इस बदमज़ाक इंसान को क्या पता। उसे बस घर के लाउंज में बैठकर बाहर बरसती बारिश को देखना पसंद है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि उठकर इस बारिश में घूम ले। सालिया की बात पर तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तभी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। लंदन में पड़ती ठंड ने सबको मोटे मोटे ऊनी कपड़े में पहनने को मजबूर कर दिया था। हैरत की बात है, इसने ऊनी कोट की बजाय बरसाती पहन रखी थी। वो सीधा काउच पर गई। उसके पीछे बैठे शख्स उसे कुछ बात करने लगे। अरे वो देखो, हमने बरसात का नाम लिया और वो लड़की ने बरसाती भी पहन ली। सालिया ने काउंटर पर खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। अलमीरा की
पुष्ट लड़की की जानिब थी। इसने पलट कर देखा और फिर सीधी होकर बैठ गई। क्या पता बारिश होने वाली हो, इसलिए इसने पहन ली हो। मीरा ने लड़की की हिमायत की। वो लड़की वापस दरवाजे की तरफ बढ़ी। वैसे मीरा, ये लड़की तुम्हें इस राजमहल में रियान भाई की याद दिलाती है या नहीं? सालिया ने शरारत से पूछा। राजमहल मुझे और बहुत कुछ याद दिलाता है, मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। राजमहल? सिया। दरवाज़ा खोलते मिस वंडर के हाथ एकदम रुके। उसके कानों से दो लफ्ज़ टकराए थे। इसने पलटकर रेस्टोरेंट में बैठे लोगों की तरफ देखा। उसके हाथ पर ब्लैक गॉगल्स थे। उसकी नज़रें वहाँ बैठे लोगों से टकराकर वापस आ गई थी। उसके कुछ समझ नहीं आया तो वो सर झटक कर बाहर निकल गई। अरे देखो, बारिश शुरू हो गई है। सालिया ने ग्लास डोर से बाहर की जानिब इशारा किया, जहाँ से बारिश नज़र आ रही थी। अलमीरा ने एक झटके से काउंटर की तरफ देखा, लेकिन वो लड़की अब वहाँ नहीं थी। उसे थोड़ी हैरानी सी हुई। अच्छा, मेरा बात सुनो। ज़ेनिया आपी की आवाज़ उसे वापस खींच लाई थी और वो भी सर झटक कर खाने में मशरूफ़ हो गई। रामनाथ अंकल, क्या आप सिया को जानते हैं? कौन है वो? वो यहाँ है। अलमीरा रामनाथ के सर पर इन कोठरी खड़ी हुई थी। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, और हम नहीं जानते किधर है। रामनाथ की तो जैसे सिया के नाम पर पिट्टी गुम हो जाती थी। नहीं, आप जानते हैं, बताएं ना। इस दिन आप सिया के जिक्र पर कमरे से भाग गए थे। वो ज़ब्त थी। हमने कहा ना, हम नहीं जानते। रामनाथ के लहजे में सख्ती उभरी। वो खामोशी से वहाँ से पलट गई। कौन बताएगा मुझे कि ये सिया कौन है? वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोच रही थी। महल में काफ़ी सुकून था। जेके की टीम बाहर थी। वो लोग जाने कहाँ शूटिंग करते रहे थे। तब की आवाज़ से उसकी तो वजह हाथ में पकड़े मोबाइल पर गई। वो अजीब शख्स था भीड़ में, जो नज़र में ऐसे उतर गया, जिसे देखकर मेरे होठ पर मेरा अपना शेर ठहर गया। कई शेर उसकी निगाहों से मेरे रुख पे आए गज़ल बने। वो नज़ाल तज़ीर पयाम था जो जस्तजून की हद से गुज़र गए। वो इधर एक लफ्ज़ में चाँद था। वो हर एक हरफ में नूर था। वो चमके मसूर का अक्स था, जो गज़ल में खुद ही सुनूर था। रियान ने एक खूबसूरत गज़ल उसे सेंड की थी, जिसे वो बिला इरादा पढ़ती चली गई। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मनाओगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आज थक हार कर, दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें खुद ही मैसेज कर लिया। कैसी हो जालिम लड़की? वो शिकवा भी कैसे कर रहा था। मीरा मुस्कुरा दी। ठीक हूँ, वो इतना ही कह पाई थी। क्या मुझे याद करती हो? एक और मैसेज। इससे पहले कि वो जवाब देती, सालिया की चीखने से उसे डरा दिया था। ज़ेनिया आपी, मीरा मुझे बचाओ। चिल्लाने की आवाज़ उसके कमरे से आ रही थी। वो मीरा उसके कमरे की जानिब भागी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसका सर चकरा गया था। सालिया अपने बेड पर लेटी थी। उसके बाल ऊपर को उठे हुए थे, जैसे किसी ने पकड़ रखे हो। उसके बेड की सफ़ेद बेडशीट खून से भरी हुई थी, जिसे किसी ने खून की एक बाल्टी उसके बेड पर उलट दी हो। सालिया अपने बेड पर लेटी थी, इसके बाल ऊपर को उठे हुए, जैसे किसी ने खींच रखे हो। आई एम बैक सिया। पूरे कमरे की दीवारों पर ही वही लफ्ज़ लिखे जा चुके थे।
کمرے کا خوفناک منظر دیکھ کر میرا نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخیں روکی تھی، جبکہ ثالیہ کی آنکھ خوف اور دہشت کی وجہ سے بولنے کو تیار تھی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو فرینڈز، آج تک کے لیے ناول یہیں تک، باقی کا ناول انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ ناول اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔